कहते हैं कि साहित्य सिर्फ शब्दों का संग्रह ही नहीं होता, बल्कि वह समाज को एक बड़ा योगदान देता है। उसका दर्पण भी होता है। बुक्स और पोयम और कहानियाँ हमें सिर्फ नॉलेज ही नहीं देती, बल्कि हमें वह एक नए सोचने का नज़रिया भी सिखाती है। एक अच्छा साहित्यकार अपने शब्दों से किसी की भी फीलिंग्स, इमोशन को नया जगा सकता है या उजागर कर सकता है। तो हेलो एवरीवन, आई एम सुजन मिश्रा, a student of Deep Academic Heights, Atraulia, Azamgarh. I am warmly welcome to you all to our school official YouTube podcast channel Deep Talks. आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल पॉडकास्ट सेशन में। आज हमारे बीच एक ऐसे गेस्ट आए हैं जिन्होंने प्रोफेसर ही नहीं बल्कि एक राइटर, रिसर्चर, पोएट और मोटिवेशनल पर्सनालिटी में माहिर हैं। 24 सालों से ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस और कई बुक्स, रिसर्चर, पोएम और स्टोरीज के थ्रू इन्होंने एजुकेशन और लिटरेचर की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इनकी कहानी हंसुली का नेशनल लेवल पर कई बार स्टेज परफॉर्मेंस हो चुका है और इनकी फेमस एक स्टोरी अनकही पर फिल्म भी बन रही है। तो चलिए वेलकम करते हैं अपने रिस्पेक्टेड प्रोफेसर अखिलेश चंद्र सर का। हेलो सर। हेलो। सबसे पहले आपसे मेरी यह रिक्वेस्ट है कि आप हमारे व्यूवर को अपने अचीवमेंट और जर्नी के बारे में बताएं। जी, धन्यवाद। शुरुआती समय में मैं विज्ञान का विद्यार्थी था यस सर। और मैंने जूलॉजी विषय में एमएससी और पीएचडी किया। कालांतर में फिर बीएड और एमएड करके नेट क्वालिफाई करने के बाद एजुकेशन में मैंने फिर पीएचडी किया और वर्तमान में मैं इस समय श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी आजमगढ़ में शिक्षा संकाय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। साहित्य से लगाव शुरुआती दिनों से रहा। हाई स्कूल में जब अध्ययनरत थे तभी से कहानियाँ और समीक्षाएं प्रभावित करती रहीं। उसी का असर ये रहा कि जब जॉब की स्थिति में हम लोग स्थापित हुए तो लगने लगा कि कुछ रचनात्मकता ऐसी समाज को दी जानी चाहिए जो समाज में अब तक कम गई है। उसी को ध्येय में रख करके हमने 2012 से कहानी लेखन में अपने आप को प्रस्तुत किया। प्रथम कहानी हमारी पलायन शीर्षक से जनसंदेश टाइम्स के साहित्यिक कॉलम में प्रथम बार छपी और उस कहानी से ही पूरे देश में एक संचेतना गई कि कोई प्रोफेसर अखिलेश चंद्र जी हैं जो प्रेमचंद साहित्य परंपरा की कहानियाँ लेकर के हमारे बीच में आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे इन कहानियों का एक क्रमबद्ध विकास लेखन के थ्रू होने लगा। कालांतर में 2018 आते आते पलायन के साथ साथ 10 और कहानियाँ अलग अलग धरातल पर लेकर के मैंने 2018 में अनकही कहानी संग्रह शीर्षक से कहानी संग्रह का प्रकाशन अयन प्रकाशन नई दिल्ली से कराया। उन कहानियों में वह बात निकल करके आने लगी जो वास्तव में बहुत कुछ अन्य साहित्यकार शायद कहने से बचते रहे। मेरी कहानी का मूल शीर्षक जो कहानी संग्रह 2018 और बड़ा अच्छा सुखद संयोग है, ये इसकी कहानियाँ इतनी पढ़ी गई और इतनी सराही गई कि इसका द्वितीय संस्करण 2024 में प्रकाशित हुआ। मूल कहानी पर अगर चर्चा की जाए अनकही, तो ये कन्या भ्रूण हत्या पर लिखी गई
हमारी कलम की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में अपना स्थान रखती है। चूँकि मैंने अभी अभी आपको चर्चा किया कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और शिक्षा संकाय में कार्यरत हूँ, तो ज्ञान को एक जगह समुचित करके उस बात को रखने की हमने चेष्टा की। विज्ञान में ये जानकारी थी कि बच्चे का ग्रोथ बर्थ कैसे गर्भ की स्थिति में आगे बढ़ता है, और मनोविज्ञान, चूँकि विज्ञान शिक्षा संकाय में विद्यार्थी होने के नाते सारी चीज़ों से मैं अवगत था, तो मैंने कन्या भ्रूण हत्या के दृष्टिकोण में उसको उस गर्भ के में पल रही बच्ची के माध्यम से सारी बातें कहने की कोशिश की, जिसका बहुत कुछ कहने का तात्पर्य पूरे जीवन में तो आता, लेकिन उसका काल चूँकि कन्या भ्रूण हत्या के रूप में गर्भ में समाप्त हो जाता है, तो उसका जो कुछ भी कहने का पक्ष था उसके साथ अनकहा रह गया। लेकिन मैं उसकी बात को कहने के संदर्भ में अपनी शीर्षक के साथ लेकर के समाज में स्थापित हुआ। सर, क्या आप बचपन से ही साहित्यिक में आना चाहते थे या किसी भी कारण से, कोई भी कुछ इसके बारे में? नहीं, बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है। मुझे बचपन से कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हमेशा उद्वेलित करती थीं। चाहे वो पाठ्यगत की किताबें रही हों, चाहे गैर पाठ्यगत की किताबें रही हों, मैंने उन्हें बड़ा समग्रता में पढ़ा है। और पलायन जब मैं 2012 में लिख रहा था या लिखने की चेष्टा कर रहा था, मन में चीज़ें आ रही थी, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर लम्ही का विजिट किया। एक दिन मैं गाड़ी उठाया और लम्ही गया और अपने गुरुदेव आराध्य के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित किया कि मुझे मेरे अंदर न जाने क्यों कुछ लिखने की उत्कंठा बनती है, और यदि आप आशीर्वाद दें तो मैं फिर कुछ कलम चलाऊं। मुझे ऐसा लगा कि उनका आशीर्वाद मुझे मिला, और उसके बाद आकर के जब मैंने पलायन लिखा और लिखने के बाद जनसंदेश टाइम्स में भेजा, तो जब वो कहानी छप करके आई तो मुझे लगा कि मुझे गुरु का आशीर्वाद पूरी तरीके से मिल चुका है। एक बहुत विशेष कारण ये रहा कि प्रेमचंद जी को पढ़ते हुए मेरा साहित्य का अनुराग बढ़ता ही चला गया। उसके अलावा बीच में 2010 में हमने एक अखिल गीत शोध दृष्टि नाम से जर्नल का प्रकाशन शुरू किया, जिसकी संपादक हमारी मैडम प्रोफेसर गीता सिंह जी, जो डीएवी पीजी कॉलेज में हिंदी के अध्यक्ष हैं, वो उसकी संपादक हैं, और मैं उसमें प्रधान संपादक के रूप में काम कर रहा हूँ। आपको बताते हुए बड़ा आश्चर्य और गौरव भी है कि उस पत्रिका के 624 पेज के अंक हमने इसी आजमगढ़ धरती से दिया, और उस दौरान मुझे पूरे भारत में न केवल प्रेमचंद बल्कि समग्र हिंदी साहित्य में काम करने वाले रचनाकारों को पढ़ने का, एडिटिंग करने का, और साथ ही साथ उनके द्वारा लिखे गए लेखों के समीक्षकों का, सभी को पढ़ने का बड़ा सुअवसर मिलता चला गया। वर्तमान में वह पत्रिका इस समय भारत के 23 राज्य में और विश्व के 7 देश में अंक नंबर 26 के प्रकाशन के साथ आजमगढ़ की धरती से प्रकाशित हो रही है। तो ये जो आपने अभी प्रश्न किया कि अनुराग कहाँ से पैदा हुआ, तो शुरुआत तो हमारे आराध्य गुरु मुंशी प्रेमचंद से, और फिर सबको पढ़ते हुए ये सब बातें सामने आती चली गईं, और मन में जो बातें थीं परत दर परत खुलती गईं। कभी वो गीत बन करके उभरी, कभी वो कहानी बन करके उभरी, कभी वो नाटक के रूप में जन्म ली। सर, आपकी स्टोरी जो अनकही है, ठीक है। इससे लिखने का इसको लिखने का मेन आपका मोटिव क्या था सर? मीन्स इसको लिखने में आपको क्या आइडिया आया? मेरे जहन में एक बात आती थी कि कन्याएं जो भ्रूण के रूप में गर्भ में मार दी जाती हैं, यह एक जघन्य अपराध है। और सबसे बड़ी बात ये, जो मैं जितना समझ पाया,
उसमें ये था कि जब मैंने डाटा उठा करके पढ़ने की कभी चेष्टा की या जानने की कोशिश की, तो मुझे एक चीज़ ये लगा कि सर्वाधिक कन्या भ्रूण हत्या सर्वाधिक पढ़े लिखे लोगों के बीच के द्वारा होती है। आमतौर पर हम ये थोप देते हैं कि अनपढ़ हैं और वो ऐसा करते हैं, लेकिन आप किसी भी हॉस्पिटल का विजिट करके देखें और ये डाटा जब कलेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि इस जघन्य अपराध में काम करने वाले अधिकतर लोग पढ़े लिखे और बहुत शिक्षित हैं। उस विषय वस्तु को मैंने फिर कन्या भ्रूण हत्या के रूप में हमारी जो नायक अनकही का नायक है राकेश और उसकी जो नायिका है आशा, ये दोनों पढ़े लिखे मेट्रोज के नायक और नायिका हैं। इनकी ज़िंदगी की जो जद्दोजहद है, आगे बढ़ने की जो होड़ है, उनमें कहीं वो कन्या गर्भ में तो आती है, लेकिन उनके राह की विकास में चूँकि वो कांटा बनेगी, इसलिए उन्होंने उसको हटाने का निर्णय लिया। विषय मैंने इसलिए इसको चयनित किया कि पढ़े लिखे लोग सोसाइटी में दो चेहरे लेके चलते हैं। एक तो उनका वो चेहरा जो ये महसूस करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, एक उनका स्याह चेहरा जो अनकही के मामले के साथ सामने आता है। पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे सोसाइटी में बहुत आइडियलिस्टिक बात करते हैं। उनको सोसाइटी कहाँ जा रही है ये चेहरे से दिखाना है कि बहुत अच्छा जा रही है, लेकिन जब उनके अंदर आप झांक करके देखेंगे तो एक अजन्मी बच्ची जो कन्या के रूप में जन्म लेना चाहती है और उसकी हत्या माँ और पिता मिल करके कर देते हैं, एक अनावश्यक कैरियर के ग्रोथ के दृष्टिकोण में। इस नाते वो मेट्रोज की कहानियों को मैंने केंद्र में करके इस कहानी को लिखा। और कन्या गर्भ से जब अपनी बात रखती है तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, जितने लोग भी अब तक अनकही को पढ़े हैं, आपको जानकर खुशी होगी कि एक प्रतिलिपि.com साइट है हिंदी वेबसाइट की, जिस पर ये कहानी अपलोड है और अब तक इसको करीब 24,000 पाठकों ने ऑनलाइन पढ़ा है। और जितनी समीक्षाएं या जितनी प्रतिक्रियाएं इसको लेकर आती हैं, लगभग सब ऑनलाइन यही कहते हैं कि इस कहानी को पढ़ते पढ़ते रोया और रोते रोते पढ़ा। यह पुस्तक आपके स्टूडियो में भी रहेगी। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस कहानी को ज़रूर पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ जो इसका मार्गदर्शन है उस पर ज़रूर अमल करें। मैंने इसमें निचोड़ ये दिया है कि इस राकेश और आशा जो उस बच्ची को गर्भ में मार देते हैं, लेकिन उसके बाद उस बच्ची ने एक ईश्वर से प्रार्थना की थी कि ऐसे माता पिता को कभी संतान मत देना जो मेरे किसी न किए गए अपराध की सज़ा हत्या के रूप में कर रहे हैं। तो ईश्वरत्व ने उनकी बात सुनी उस कन्या की, और इस राकेश और आशा को भविष्य में कभी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस कहानी के निचोड़ में जो बात है वो सबसे ज़्यादा मार्क करने की है कि अगर कोई चीज़ ईश्वर दे रहा है तो उसे स्वीकार करिए, और नहीं स्वीकार करने की हैसियत है तो ऐसी चीज़ों को अपने बीच में लाने का ही प्रयास मत कीजिए। थैंक यू सर, हम ज़रूर इसको एक बार पढ़ेंगे। और सर हमारा ये अगला प्रश्न है, सर जो आज की जनरेशन आ रही हैं, जैसे सोशल मीडिया तो ज़्यादा पढ़ने का चल रहा, फाउंडेशन वगैरह हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो उन्हें हम क्या प्रेरणा दें कि वो बुक के माध्यम से पढ़ें, बुक में को निचोड़ें, खोजें उनमें क्या है, क्योंकि इतने हमारे बड़े लेखक लेखिकाएं जिन्होंने इतनी मेहनत की लिखी उसको, तो सर उसके बारे में आप आज की जनरेशन में क्या बताना चाहेंगे कि आपने एक बहुत मौजूद सवाल उठाया है। आज की जनरेशन पढ़ने से ये तो डायरेक्ट नहीं कह सकते कि दूर जा रही है, पढ़ जरूर रही है, लेकिन वो ऑनलाइन पढ़ रही है चीज़ों को। ऑफलाइन जब तक आप किताबी दुनिया से नहीं जुड़ेंगे और किताबों से जब तक आप प्रेम नहीं करेंगे, वास्तविक नॉलेज आपसे उतना ही दूर चला जाएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं अखिलेश चंद कहानीकार के रूप में स्थापित हुआ तो उसके पीछे का मूल कारण कथाकार मुंशी प्रेमचंद थे।
अगर मैं भी ऑनलाइन पढ़ रहा होता तो शायद अखिलेश चंद मैं फिर न बन पाता। तो पढ़ना बहुत आवश्यक है। सभी बच्चों से मेरा आग्रह है, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो, अपने नज़दीकी लाइब्रेरी में मेंबरशिप लें। कॉलेज में अगर है वहाँ लाइब्रेरी है तो वहाँ कम से कम 1 से 2 घंटे क्लास के अलावा समय दें, या क्लास के बीच में जब क्लास खाली हो तब समय दें। और दैनिक दिनचर्या में जिसे भी वो पढ़ना चाहते हैं, यहाँ कोई ऐसा गुरेज नहीं कि आपको केवल इन्हीं को पढ़ना है। आपको जो पसंद हो आप उस तरह के टेक्स्ट बुक भी पढ़ें, पाठ्यक्रम की भी चीज़ें पढ़ें और पुस्तकों के साथ जीना सीखें। एक छोटा उदाहरण मैं बताऊं, हमारे बीच में प्रोफेसर हसीन खान साहब श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी हिंदी के अध्यक्ष बैठे हैं। आप हमारे घर भी कई बार विजिट कर चुके हैं, चूँकि हम दोनों लोग साथ में नौकरी 22 साल 23 साल से कर रहे हैं। हमने अपने घर को एक लाइब्रेरी के रूप में केंद्रीकृत कर रखा है। आप कभी हमारे घर आएँ, आप कम से कम 15,000 किताबों के बीच हमारी किताब लाइब्रेरी को पाएंगे। उसके पीछे का बेसिक कारण क्या है? हम लोग पढ़ते हैं। वर्तमान समय में कितनी पत्रिकाएं कहाँ कहाँ से निकल रही हैं, कौन उसका संपादक है, कौन उसका प्रकाशक है, पिछले अंक में क्या छपा है, ये सब हम लोग कोशिश करते हैं कि सराउंड में उसको देख करके चलें। उसके पीछे का कारण मूल यही है कि हम पढ़ते हैं। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप किसी इंटरव्यू की तरह इंटरव्यूअर की तरह इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और शब्द संस्कार देते हैं, शब्द समाज को दिशा निर्देशित करते हैं, और शब्द जब दिमाग से टकराते हैं तब सही और गलत का फर्क भी पता चलता है। व्हाट्सएप, टेक्स्ट और ऑनलाइन की दुनिया में जो चीज़ें हैं वो उतनी बेहतर नहीं हैं, वो सतही नॉलेज की चीज़ें हैं। मूल ज्ञान आपका किताबों में कहीं ना कहीं अभिलेखी रूप में दर्ज है। सर, हमारा अगला प्रश्न है, जो आप कहानियाँ लिखते हैं और उनके कैरेक्टर और इमोशन में आप इतना क्या कर देते हैं कि वो जैसे रियल दिखने लगते हैं, अपने रियल लाइफ में उन्हें हम पाल सकते हैं या ढाल सकते हैं, ऐसी कहानियाँ आप सर उसके बारे में? कहानियों के पीछे भी एक कहानी है। जब भी कहानी लिखी जाती है, आप ये मान लें, चाहे आप हिंदी साहित्य के किसी विधा में, चाहे आप गीत में काम कर रहे हैं, चाहे आप भोजपुरी गीत में काम कर रहे हैं, चाहे आप ड्यूएट सॉन्ग में काम कर रहे हैं, चाहे आप कहानी लेखन में काम कर रहे हैं, लेखक सबसे पहले उन कहानियों को अपने पात्र के रूप में जीता है। जो आपने प्रश्न किया कि रचनाएं सोसाइटी में बेहतर कैसे जाएं, तो सबसे पहले आपको अपने कहानी के पात्रों के साथ जीना पड़ेगा। हम लोग जो कोई भी कहानी रचते हैं, जैसे 2018 में हमारी ये संग्रह आई, 2024 में इसका द्वितीय संस्करण आया, अब 2026 में हमारी एक नई कहानी संग्रह रेहन पर खेत आ रही है। आप ये प्रश्न ले भी सकते हैं कि इतना लंबा अंतराल क्यों है। आज आप देख रहे हैं हर कोई रोज कुछ ना कुछ लिख रहा है, रोज फेसबुक पर डाल रहा है। मैं कभी कभी कहता हूं कि कोई कैसे इतना कर रहा है, कारण अधकचरा कर रहा है। जब आप बेहतर चाहेंगे और बेहतर देना चाहेंगे तो आपको उसके पीछे डूबना पड़ेगा। हम लोग ग्रामीण अंचल से आते हैं तो गांव हम में बसा है, हम शहर में रह रहे हैं तो शहर हमारे अंदर बसा है, हम मेट्रोज में जाते हैं तो वहाँ का अनुभव बटोर कर सजो कर लौटते हैं। फिर तब नई कहानी का एक सृजन करते हैं, और सृजन करने के बाद तब पहले तो दिमाग में जब विजुअल बन जाता है तब कहानी का रूपरेखा क्या है, ग्रामीण अंचल की है तो हमारे नाम किस तरह के होंगे, ये मेट्रोज की है तो उसके नामकरण कैसे होंगे, उनमें कितने रिश्ते होंगे, कौन रिश्ता कैसा संस्कार भी है प्रस्तुत करेगा, सब कुछ एकदम कोरे दिमाग के रूप में पहले कैनवस में वो बन जाता है। उसके बाद तब फिर बात आती है कागज़ की, और फिर तब बात आती है भाषा की। जैसे एक चित्रकार दिमाग में इमेजिन करके फिर कैनवस को उठाता है, ठीक उसी तरह से एक लेखक कहानीकार भी पहले उन पात्रों के साथ जीता है, फिर उनके साथ एडजस्टमेंट करता है, फिर उन्हें भाषा देता है, फिर उन्हें अलंकरण करता है, तब फिर वो सोसाइटी में जब बन संवर के जाती है
तब उस रचना की प्रसिद्धि मिलने की संभावना होती है। ये आप कह सकते हैं कि एक कहानी की रचना में एक कहानीकार को अगर उसने 5 से 6 महीने का समय नहीं लिया, तो कहानी उतनी प्रचलित नहीं हो सकती जितनी उसको प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बार-बार ये चाहेंगे कि हम प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए लिखें, तो ऐसा कोई साहित्यकार नहीं है जो लिख करके प्रसिद्ध हो जाए। पहले आपको लिखने के लिए उसका कैनवस तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए हमारी कम कहानियाँ रहते हुए भी हम एक चर्चा का विषय हैं। जी सर, इसके लिए थैंक यू। हमारा अगला प्रश्न है, हंसली को पाठकों की इतनी सराहना मिली, इनके पीछे की प्रेरणा क्या है सर? हंसुली हमारी कलम से लिखी हुई अनकही कहानी संग्रह की 10वीं कहानी है और ये कहानी भारतीय समाज की प्रतिबिंब को एकदम यथार्थ रूप में सामने ले आती है। परिवार में 3 पीढ़ियां निवास कर रही हैं। लगभग गांव में आप देखें तो ये परिस्थितियां दिखाई भी देती हैं, शहर में भी मिलती है। लेकिन रिश्तों में खास करके वो गर्माहट, वो जोश कम अब होता जा रहा है धीरे धीरे, जब से हम भौतिकवादी होने लगे। और रिश्ते अगर मजबूत नहीं हैं तो परिवार का जो ढांचा है वो बिखर जाएगा। हंसुली लिखते समय मैंने इन 3 बातों का बड़ा ध्यान रखा। जैसे अभी आपने कहा कि सर आप कैसे लिख लेते हैं, तो वो प्रसंग में इस तीनों कहानियों में हमारी हंसुली का नायक बांके और नायिका माया है, जो परिवार की गृहस्थी को किसी तरह से संजो करके इकट्ठा करता है। और अगली पीढ़ी में जाकर के चीज़ें तो संवरी रह जाती हैं, लेकिन थर्ड जनरेशन में आते आते सारे रिश्ते तार तार होकर के बिखर जाते हैं। हंसुली जो एक गहना का प्रतीक है, ग्रामीण अंचल की महिलाएं पहनती हैं, मैंने उसे परिवार का मूल्य और भौतिक संसाधन के रूप में केंद्रित किया। और जब तीसरी पीढ़ी में आकर के बात उसे बंटवारे को लेकर होती है, तब बात घर आंगन से होते हुए पंचायत में पहुंच जाती है। और पंचायत में फिर ये होता है कि हंसुली किसके पास रहेगी। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि हंसुली महत्वपूर्ण है या रिश्ते। और माया हमारी नायिका भरे पंचायत में कहती है कि जो भाई अपने भाई का नहीं हुआ, जो देवरानी अपने देवरानी की नहीं हुई, वो माता पिता का क्या ध्यान रखेगी। और हम किसके साथ रहेंगे, इसका निर्धारण हुए बिना हम हंसुली को बंटने या बिकने नहीं देंगे। और यही प्रश्न मौजूद प्रश्न है जो समाज में आज वृद्ध हो रहे लोगों के रिश्ते में आ रही गिरावट को रेखांकित करके सामने खड़ी होती है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस कहानी को श्री राजकुमार शाह सम्मोहन कला संस्थान आजमगढ़ ने अपने निर्माता निर्देशन के तौर पर इस कहानी का नाट्य रूपांतरण करके अब तक भारत में 24 बार राष्ट्रीय रूप में नाट्य मंचन किया है। और यह भी कहानी ऐसी कहानियों में बेजोड़ कहानी है जिसको कि जो भी दर्शक अगर मंच पर देख रहा है तो आंख भिगाए बिना वो उसको देख नहीं सकता। एक तरफ अगर आप थोड़ा सा कालांतर में देखें तो बागबान पिक्चर जो अमिताभ बच्चन की आई थी, कमोबेश ग्रामीण अंचल को लेकर के हंसुली वही बात को लेकर के खड़ी होती है। और लगता है कि वास्तव में हंसुली बागबान पर यहाँ कहीं न कहीं भारी है। कारण ग्रामीण अंचल और हंसुली अपने आप में एक संसाधन का प्रतीक। जी सर, थैंक यू। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर ये जो आपकी स्टोरी हंसुली है, इसका तो कई बार स्टेज पे परफॉर्मेंस हो चुके हैं। जी, सर ये आपको ऐसा देखकर स्टेज परफॉर्मेंस उसका होकर आपको सर कैसा लगा? इसका प्रथम मंचन जब आजमगढ़ में 2016 में हुआ था, तो इसको उसमें चीफ गेस्ट थे प्रोफेसर परशुराम पाल जी, जो इस समय अब हमारे बीच सशरीर नहीं है। वो लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष थे, जैसे प्रोफेसर हसीन खान साहब हमारे यहाँ हैं। वो आए थे और उनके बीच में प्रथम मंचन इसका हुआ। और उस समय जब मैंने पूरी कहानी को मंचित होते देखा नाट्य रूपांतरण के बाद, तो मैंने उसके
समापन पर एक अपना आभार भाषण भी दिया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि जितना मैंने लिखा है उससे कहीं डूब करके नाट्य मंचन करने वाले अभिनेताओं ने इसको मंचित किया है। मैंने जिस धरातल पर इसको लिखा था उससे बेहतर धरातल पर ये प्रस्तुत हुई है। तो सीधी सी बात है कि अगर अब आपकी कृति इस तरह से गौरवान्वित हो रही है तो ये हमारे आपके लिए बड़े गर्व और बड़े सम्मान की बात है। आजमगढ़ में विगत लगभग 25-30 साल पहले यहाँ पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र जी एक बड़े साहित्यकार थे। उनकी नाट्य पर कृतियाँ लिखी गई, लेकिन इस 25-26 सालों में फिलहाल आज की डेट में मेरे अलावा कोई ऐसा साहित्यकार नहीं है जिसकी कृति पर नाट्य मंचन हो रहा हो या भविष्य में होने वाला हो। थैंक यू सर। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा और साहित्यिक दोनों क्षेत्रों में आने का कैसे विचार आया सर? इसमें आने के पीछे एक हमारे गुरुदेव थे डॉक्टर रमाकांत सिंह जी। उनकी एक क्लास जब मैंने बीएससी में पढ़ी तो मैं इतना इंस्पायर्ड हुआ उनसे, उनके पढ़ाने की स्टाइल से, उनके सब्जेक्ट के टच से। तो मुझे लगा कि मुझे भी शिक्षा क्षेत्र में ही जाना चाहिए। मैंने उनसे कहा भी था कि सर मुझे कुछ ऐसी सीख दीजिए कि मैं आपकी तरह एक लेक्चरर तो कम से कम बन जाऊं। तो उन्होंने कहा बेटा जिस लाइन में तुम बात करो उस लाइन में पढ़ना बहुत पड़ेगा। हमने कहा सर आप मेरा मार्गदर्शन करें, पढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। खैर उनके ही आशीर्वाद से मैं फिर शिक्षा क्षेत्र में अपने करियर को देखना शुरू किया और यह भी बचपन से ही उत्कंठा थी कि मुझे सिर्फ लेक्चरर बनना है। उस समय संकल्पना थी कि डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ही लेक्चरर बनना है। और ये बात आप बड़े सम्मान से समझ सकते हैं कि अगर भविष्य आपका दिखने लगे तो काम करने में मज़ा आता है। और वही चीज़ हमने बीएससी की क्लास में सीखा और उसी कारण शिक्षा क्षेत्र को अपना करियर बनाया और हायर एजुकेशन में ही सिर्फ हमने फॉर्म भरा। एक चीज़ आप और ये जान कर खुश होंगे कि मैंने कभी भी किसी दूसरे एडवर्टीजमेंट में फॉर्म ही नहीं भरा, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे डिग्री कॉलेज में लेक्चरर बनना है या यूनिवर्सिटी में लेक्चरर से प्रोफेसर तक जाना है। तो एम चूँकि मुझे क्लियर था इसलिए मैंने दूसरा रास्ता कहीं चुना ही नहीं। मैंने किसी जगह पर कभी फॉर्म अप्लाई नहीं किया और जब शिक्षा क्षेत्र में आ गया, प्रोफेसर के पद तक यात्रा में आ गए, तो जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया कि चूँकि साहित्य से अनुराग था, साहित्य पढ़ने की ललक थी। आज भी 10 पत्रिकाओं का मैं मेंबर हूँ। मेरे घर सारी पत्रिकाएं आती हैं, मैं सबको पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि कौन नया क्या लिख रहा है। फिर वही चीज़ मैं न लिखूँ इसलिए भी मुझे पढ़ना पड़ता है। मुझे नया क्या लिखना है, जो लोग लिख रहे हैं वही लिखूंगा तो फिर सबसे अलग कैसे रहूँगा। इसीलिए अगली कहानी संग्रह जो आ रही है रेहन पर खेत, वह भी कहानी संग्रह बहुत ही मौजू कहानी संग्रहों में से एक होगी, जिसमें भी लगभग 7 साल के अंतराल पर मैं 11 कहानियों के साथ ही, जैसे अनकही में 11 कहानियाँ हैं वैसे ही रेहन पर खेत पर भी 11 कहानियों के साथ ही मैं दोबारा आ रहा हूँ। सर मेरा अगला प्रश्न है कि आप ये जो अगली कहानी आपकी आ रही रेहन पर खेत, सर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? रेहन पर खेत प्रेमचंद परंपरा की ही कहानियों में एक कहानी है। आजकल आप जान रहे हैं कि गांव में भी, ग्रामीण अंचल में जब भी कभी किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो बैंकों से न जुड़ करके साहूकार के यहाँ जुड़ता है। आज भी गांव में जब आप जाएंगे तो उनको ये लगता है बैंक के काम करने के तौर तरीके उन पर थोपे जा रहे हैं। वो सरकार की योजनाओं से सीधे कम जुड़ करके साहूकारिता में ज़्यादा जुड़ रहे हैं और उसके पीछे जब वो पैसा साहूकार से उठा लेते हैं तो फिर साहूकार का बोझ इतना अधिक होता है कि उसके तले उसकी ज़मीन कहीं ना कहीं छिन जाती है। तो इस कहानी संग्रह में एक संदेश भी है। संदेश ये कि आप सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी योजनाओं को समझने की चेष्टा करें और ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, महाजनी व्यवस्था है,
अभी भी जो गांव में चल रही है उससे बचें, अन्यथा आपका जर जमीन खेत तीनों चला जाएगा और आप रेहन पर खेत की तरह से ही हाथ पर हाथ धरे रह जाएंगे और खेत कोई और लेके चला जाएगा और आजीवन 3 पीढ़ी तक आप ऋण नहीं चुका पाएंगे। तो वो केंद्र में इस तरह की कहानी लेकर के वो खड़ी होती है। थैंक यू सर। हमारा अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आपने 24 वर्षों से कार्य किया है सर, उसमें आपका एक मीन्स यादगार अनुभव क्या रहा? यादगार अनुभव में जब बच्चे अपनी बैच के अंतिम समय में कक्षागत रूप से जब वो हमसे विदा ले रहे होते हैं तो वो बड़ा भावुक पल हम लोगों के लिए होता है। और उस समय बच्चे भी भावुक होते हैं, हम लोग भी भावुक होते हैं और रोंगटे उनके भी खड़े होते हैं, रोंगटे हमारे भी खड़े होते हैं। यस सर। वो बिछड़ रहे होते हैं और हम उनसे तादाद में बनाने रखने की कोशिश करते हैं। इन 24-25 सालों में दसों हज़ार हमारे विद्यार्थी पूरे भारत में फैले हैं, विभिन्न पदों पर हैं। कुछ कनेक्टिविटी में रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, जो भूल जाते हैं या अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं तो उनकी याद हमेशा बनी रहती है। लेकिन हम लोग प्रत्येक दिन को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। हर कार्य को, जैसे कॉलेज में कार्य है तो उसको हम लोग पूजा की तरह से लेकर चलते हैं। जैसे आज का आपका कार्य है, सुबह हम लोगों रात में हमको सूचना मिली कि आपके यहाँ एक विजिट करनी है सर के साथ। हम लोग सुबह 5 बजे के निकले हैं। आज भी उम्र के 56वें 57वें साल में आते हुए भी कार्य को हम लोग टास्क मानते हैं। उसे करना है तो मतलब करना है, उसमें अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित तरीके से बैठाते हैं। आदमी बहाना बनाना चाहे तो फिर उसके पास समय नहीं है। तो समय की कीमत को आपको समझना पड़ेगा और अवसर चुनौतियां जब भी सामने आए तो आप उसको ध्यान में रख करके चलें कि ये अवसर ही अंतिम अवसर है और उसको एंजॉय करके उस अवसर को प्राप्त करें। तो प्रत्येक दिन एक नया दिन है, प्रत्येक संकल्पना एक नई संकल्पना है और नई ऊर्जा के साथ ही जीवन में अगर लेके आगे चलेंगे तो नई चीज़ सीखेंगे भी और नई चीज़ सिखाएंगे भी और ज़िंदगी का पल हमेशा उत्साह के साथ ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू सर। हमारा अगला प्रश्न है, सर एक आपकी गीत यूट्यूब पर आई है, हमार सुगना, सर इसका मेन थीम क्या है सर? हमार सुगना भोजपुरी में लिखा हुआ हमारा बहुत बेहतरीन गीत है और उस गीत को जब मैं लिख रहा था तो कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर जी की रचनाएं हमारे केंद्र में थी। जैसा मैंने कहा कि मैं पढ़ता बहुत हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि भिखारी ठाकुर जी ने जो बातें कही हैं वो अपनी जगह पर मौजू हैं, बहुत अच्छी भी हैं और कालांतर में वो और अच्छी तरीके से ली जा रही हैं। लेकिन प्रोफेसर अखिलेश क्या कहना चाहते हैं, तब मैंने हमार सुगना का गीत लिखा, जिसमें संदर्भ ये है कि एक पति जो अपने घर से कमाने निकल जाता है और निकलते समय अपने घर माँ से, पिता से, प्रेयसी से, बहन से ये कह के निकलता है कि मैं जल्दी लौटूंगा और वो अपनी ज़िंदगी झंझावात में जल्दी लौट नहीं पाता, क्योंकि उसकी जहाँ जाता वहाँ की एक दुनिया अलग हो जाती है। तो इस गीत में उसी सुगना को याद करने की एक चेष्टा है जो घर छोड़ करके आंगन के दहलीज से उड़ गया है, लेकिन लौट करके बार बार घर पहुंचने की चेष्टा में लौट नहीं पा रहा है। तो ये एक तरह से कहें कि आंचलिक हर आंगन का गीत है, हर भाई का गीत है, हर बहन का गीत है, हर माँ का गीत है, हर पिता का गीत है, हर दादा का गीत है, जिसमें वो अपने स्वजन को याद करते हैं और चाहते हैं कि उनका सुगना जल्दी से जल्दी लौट करके वापस उनके आंगन में पुनः आ जाए। थैंक यू सर। हमारा अगला प्रश्न है, सर अपने काव्य संग्रह संचय में के बारे में आप हमारे व्यूवर को कुछ बताना चाहेंगे? जी, सहचर मन काव्य संग्रह हमारा 2011 में आयुष्मान पब्लिकेशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ।
और इस गीत में भी इस काव्य संग्रह में भी मैंने नया नया प्रयोग किया। जैसा कि मैंने कहा कि मैं हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी हूँ। इस कविता संग्रह में मेरी 51 कविताएं और मेरी पत्नी प्रोफेसर डॉक्टर गीता सिंह की 48 कविताएं, दोनों को एक कविता संग्रह में समाहित किया गया। प्रायः संयुक्त कविता संग्रह कम होते हैं, लेकिन इसको जब मैंने पब्लिश किया या कराया तो एक नया प्रयोग किया कि एक ही किताब में पति पत्नी की आधी आधी कविताएं प्रकाशित हों, और इसीलिए उस किताब का नाम हमने सहचर मन रखा। साथ साथ चलने वाला मन, साथ साथ विचरने वाला मन, जिसके तहत वो 2011 में छपी और उसकी भी बहुत सारे गीत रिकॉर्ड हुए, बहुत सारी कविताएं बड़ी प्रशंसनीय रूप में पढ़ी गईं, बहुत सारे मुक्तक उसके जो हैं वो मंचों पर आज भी लोग गाते हैं। सर, जब आप गीत लिखते हैं तो आपके मन में जब इमोशंस उसके बारे में लिखते समय सबसे पहले तो देखिए जहन में बात ये बनती है कि क्या लिखना है, और उसी क्या लिखना में सब छुपा हुआ है। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग हर विधा में काम कर रहे हैं, गीत में भी काम कर रहे हैं, युगल गीत में भी काम कर रहे हैं, भोजपुरी गीत में भी काम कर रहे हैं, कहानी में भी कर रहे हैं, समीक्षा में भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बनता है कि लिखना क्या है। मन में आता है कि गीत, तो गीत के मुखड़े पर फिर बात आती है, कहानी तो कहानी सृजन होने लगता है। तो ऐसे करके ये तय कर पाना उस कैनवस पर डिपेंड करता है कि इसको किस रूप में लेके जाना है। और इमोशन जैसा आप बताया मैंने कि हमारे हर गीत में आप इमोशन पाएंगे, हर कहानी में इमोशन पाएंगे, और सबसे बड़ी बात भारतीय संस्कार, संस्कृति, नैतिकता, रिश्ते, संवेदना, सब कुछ उसमें आपको बहुतायत मात्रा में मिलेगा। चाहे आप कोई गीत सुन लें, लगेगा कि आपने ही लिखा है। कोई कहानी पढ़ने लगेंगे तो आपको लगेगा इसका कोई ना कोई पात्र मैं स्वयं हूँ। कारण लेखक जब तक उसके साथ संजीदगी से जीता नहीं है तब तक बेहतर रचना निकल करके सामने नहीं आती। थैंक यू सर। सर, आपकी ऐसी कौन सी स्टोरी या गीत हैं जो आपके दिल के करीब हो सर? देखिए, एक लेखक से ये कहना कि कौन सा करीब है, ये थोड़ा बड़ा ऐसा प्रश्न है कि बच्चे जितने हैं आपके उनमें से ये बता पाना कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। जैसे एक पिता के लिए बच्चे सभी अच्छे हैं, उसी तरह से एक लेखक के लिए भी उसके सारे क्रिएटिव वर्क अच्छे हैं। हाँ, जहाँ तक आप पैरामीटर की बात करेंगे कि सर इनमें जज कर दीजिए कौन अच्छा है, तो फिर अनकही निश्चित तौर पर वो बहुत बेहतरीन कहानी है जो हमारे बहुत सन्निकट है। पलायन किसान बेस कहानी है, वो भी बहुत सन्निकट है। हंसुली जो अभी मैंने आपसे चर्चा किया वो बहुत सन्निकट है। रेहन पर खेत जो आने वाली है। एक कहानी अभी मैंने नई लिखी थी जो इलाहाबाद से प्रकाशित पत्रिका सरस्वती में छपी, जिसका शीर्षक था कार्यालय की मीटिंग। वर्तमान समय में वो कहानी मौजूद परिस्थिति में एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत रियलिस्टिक कहानी है। कार्यालय की मीटिंग को जब उठा करके आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भारत के हर छोटे और हर बहुत बड़े कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है वो कितने करीने से प्रोफेसर अखिलेश जी ने लिख करके बताया है। वो जब कहानी छपी सरस्वती में, और सरस्वती पत्रिका का भी अपना एक कालांतर लंबा इतिहास है, जिसके संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, उसमें छपना आजमगढ़ के एक साहित्यकार के लिए अपने आप में एक उल्लेखनीय बहुत बड़ा कीर्तिमान भी है। और प्रोफेसर हसीन खान साहब यहाँ बैठे हैं, मैं इन्हें आभार और धन्यवाद भी दे रहा हूँ कि जब ये कहानी सरस्वती में छपी तो इन्होंने हमारा मालटारी पीजी कॉलेज में साहित्यकार की कुर्सी दे करके सम्मानित किया था, और पूरे महाविद्यालय परिवार ने आपके आयोजन में हिस्सा लिया और मुझे साहित्यकार की कुर्सी से नवाजा। इसलिए चूँकि उस कहानी ने भी बहुत प्रसिद्धि दिलाई,
इसलिए कार्यालय की मीटिंग भी मेरे सन्निकट काफ़ी गहरे तौर पर जुड़ी हुई है। बाकी गीतों में हमार सुगना द बेस्ट गीतों में है। लेवै दिया मोहे जन्म हो, बेटी गीत है, वो बहुत अच्छा है। एक डिवेट गीत है, जिंदगी बस प्यार का ताना बाना है, ये मेरा फसाना है, ये तेरा फसाना है, जिंदगी बस प्यार का ताना बाना है। ये सब जो हैं हमारे लिए ये सब डायमंड हैं। और फिर मैं वो बात दोहराऊंगा कि सभी रचनाएं अपने आप में अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये चंद जो हैं वो कुछ चूँकि बहुत कुछ दे रही हैं, इसलिए ये दिल के बहुत करीब है। थैंक यू सर। सर आप स्टोरी प्लान के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? नए लेखकों को, यस। नए लेखकों के लिए भी विषयगत तो बात देखिए यही है कि पहले पढ़ना पड़ेगा, और आप दिमाग में ये न रख के कोई चीज़ पढ़ें कि फला राइटर अच्छा नहीं है। कोई भी राइटर, जितने भी लोग लिख रहे हैं जो किताबों में अपनी ज्ञान को दर्ज करा रहे हैं, एक चीज़ ये हमेशा मान के चले कि वो अच्छा लिख रहे हैं। कारण उसका, अगर हम 140 करोड़ की जनसंख्या में हैं और एक व्यक्ति से अगर समाज चल जाता, तो आप खुद सोचें कि 140 की ज़रूरत क्यों थी। इसका मतलब हर 140वां व्यक्ति जो है, 1 अरब 140वां व्यक्ति जो है, 1 अरब 40 करोड़ का जो 40वां व्यक्ति है, वो महत्वपूर्ण है, इसीलिए ईश्वर ने उसका सृजन किया है। इसलिए आपको पढ़ने के नियत से देखना चाहिए कि हमारे पास समय कितना है, और उस समय में छांट लीजिए कि हमें क्या पढ़ना है, और पढ़ेंगे तभी एक चीज़ आप ये मान के चले कि कुछ अच्छा लिख पाएंगे। और समय दें, पकने दें, परिपक्व होने दें, भाषा को सुधारें, लिपि को अच्छे से समझने के बाद तब कोई चीज़ लिखें, ताकि वो जनता उसको बेहतरी के साथ सुने, समझे, और अगर कालांतर में कोई हमारे जैसा नाटककार पैदा होता है तो उसके नाटक को भी लोग देखें। थैंक यू सर। सर हमारा अगला प्रश्न ये है कि आपकी ऐसी कौन सी स्टोरी है जो स्टूडेंट को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए? स्टूडेंट जो इतने नए आ रहे हैं, खास करके टीनेजर को, और जो एडल्ट मोड में जा रहे हैं, जो मैरिज कंसेप्ट में अपने आप के जीवन को कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको मैं अपनी अनकही पढ़ने का सुझाव दूंगा। क्योंकि अनकही केवल एक कहानी नहीं है, वो एक जीवन है। और कहानीकार के माध्यम से, एक कहानी के द्वारा अब तक 5 कन्याओं की लाइफ मैंने इस कहानी को लिखने के दौरान बचाई है। जो भी पाठक एक बार अनकही पढ़ लेगा, ये मेरा दावा है कि वो भविष्य में कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध का हिस्सा नहीं बनेगा। और वो कहानी अगर किसी को जीवन दे रही है तो वो सर्वश्रेष्ठ कहानियों में है। और संस्कृति और संस्कार की बात अगर आप उठाएं तो फिर मैं हंसुली की पढ़ने की बात बताऊंगा, क्योंकि उसमें एक पिता जब घर बनाता है, एक माँ जब छत पर किसी तरह से छप्पर डलवाती है, तो उसका दर्द, उसकी वेदना वही जानती है, और बेटे को उसकी संरक्षा करना हंसुली बहुत बेहतरी के साथ सिखाती है। थैंक यू सर। सर अगर आपको अपनी लाइफ की एक स्टोरी बनानी हो तो सर आप उसमें क्या टाइटल रखना चाहेंगे? अभी इस संदर्भ में बहुत कुछ सोचा नहीं है। अभी ये जीवन यात्रा चूँकि चल रही है, और जब कभी भविष्य में ऐसा लगेगा तो कुछ सोचा जाएगा। अभी तो यात्रा जारी है। ठीक है सर। सर आप हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? निश्चित, व्यूवर्स जो हमें इस समय सुन रहे हैं, उनको यह बात याद रखनी चाहिए कि रचनाएं अगर समाज में आ रही हैं तो समाज की संस्कृति के अनुसार आएँ, समाज की परिस्थिति के अनुसार आएँ। ऐसी रचनाएं आप लिखें जो आपको महिमामंडित कर सके और समाज को विघटित होने से बचाए। आज का दौर थोड़ा इस तरह का नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा रच रहे हैं, तो निश्चित है कि समाज एक न एक दिन अच्छा बनेगा।
जैसा है उससे भी बेहतर बन सकता है। बेसिक बातें पढ़िए, पढ़ते रहिए, और पढ़ना ही जीवन के संस्कार को सिखाता है। थैंक यू सर। सर, आज की जनरेशन को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि मीन्स आज इतनी सारी वो वेबसाइट वगैरह चलने लगी हैं कि बच्चों का, स्टूडेंट का मन इधर उधर बहलने लगा है, तो उन्हें कैसे एकत्रित करें, या किसी भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट हो, उनमें कैसे मिलाएं मीन्स। हम आपकी बात समझ गए हैं। देखिए, हर छात्र का कोई न कोई एक या दो विषय प्रिय होता है। सेल्फ में आत्म रियलाइजेशन छात्र को करना चाहिए कि उसे क्या बनना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में मैंने तय कर लिया था कि मुझे शिक्षक बनना है। वैसे ही हर बच्चे को एक आइडियोलॉजी जनरेट कर लेनी चाहिए, और जब जनरेट आप आइडियोलॉजी कर लेंगे कि हमें ये बनना है, तो आप उस तरफ काम करना शुरू करते हैं। और गोल अचीव अगर करना है तो टारगेट टास्क आपको तय करना पड़ेगा, और कोशिश हमेशा ये रखें कि समय को कैलेंडराइज करें। हमारी आज की युवा पीढ़ी समय को सारणीकृत नहीं कर रही है। उसके उठने का टाइम पता नहीं है, उसे खुद नहीं पता है कि उसे कितने बजे उठना है। उसे अन्य काम करने का कोई टाइम पता नहीं है, उसे कब क्या करना है। इसको हर चीज़ को सारणीबद्ध करना पड़ेगा। जैसे हम लोग आज इस पद तक आए तो उसके पीछे का मुख्य कारण था, आज भी 57वें साल में हम लोग हर चीज़ सारणीकृत करते हैं। टाइम शेड्यूल को सुबह से ही तय करते हैं कि क्या और कैसे करके लेके चलना है। जैसे आपने कहा कि इतनी चीज़ें कैसे आदमी कर ले रहा है, यस तो सर। सब चीज़ों के लिए समयबद्ध तरीके से आपको अपने जीवन के एक दिन को बांटना पड़ेगा। ये हॉबी साहित्य जो है, इसके लिए हमें अलग से समय निकालना पड़ता है। रात 10 बजे जब सब लोग सोने जाते हैं तो साहित्यकार जगता है, और रात के अंधेरे में वो समाज को जगाता है। हम लोग रात के 2 बजे तक पर्सनल साहित्य पर जब काम करते हैं, उसी के माध्यम से साहित्य समाज में जनरेट होता है। रोशनी अगर दिखानी है तो रात को जगना पड़ेगा, क्योंकि रात में ही रोशनी दिखाई देती है। थैंक यू सो मच सर। आज आपने अपने एक्सपीरियंस और थॉट के थ्रू हमारे समाज को एक अच्छी प्रेरणा दी है। मुझे पूरा यकीन है कि यह हमारी कन्वर्सेशन स्टूडेंट और लिसनर को पूरी अच्छी प्रेरणा देगी। दोस्तों, अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए गेस्ट और नए आइडियाज़ के साथ। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद।